Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन. सो अभी तक हमने पढ़ा कि डायरेक्टिंग के फीचर्स क्या होते हैं, जिसमें हमने अलग अलग फीचर्स देखे, और उससे पहले हमने पढ़ा था कि डायरेक्टिंग एक्चुअली होता क्या है. विद दैट हमने कुछ डेफिनेशंस भी देखी थी कुछ रिनाउन लोगों की, राइट. तो अब फाइनली हम इसके इम्पॉर्टेंस को समझना चाह रहे हैं कि डायरेक्टिंग का मेन मकसद क्या था और क्यों उसे इंट्रोड्यूस किया गया मैनेजमेंट फंक्शंस के बीच में. यहाँ पे हमने कुछ फंक्शंस लिखे हैं, इंपॉर्टेंस लिखे हैं, दैट इज 5 इंपॉर्टेंस, जिसमें फर्स्ट है टू इनिशिएट एक्शन, टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स, मीन्स ऑफ मोटिवेशन, ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू फैसिलिटेट चेंज. तो ये फीचर, ये फंक्शंस को, ये इंपॉर्टेंस को एक्चुअली आई शुड से हम पढ़ेंगे इन अ डिटेल्ड वे, लेकिन पहले हम थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या है. सी फर्स्ट ये बोलते हैं टू इनिशिएट एक्शन. आप बोलेंगे कि मैम अभी पढ़ा है अपन ने जस्ट फीचर्स में, तो बेटा वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखना है कि डायरेक्टिंग किसी भी इंसान को उसके द्वारा बनाए गए प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है. डायरेक्टिंग की मदद से हम उनके द्वारा, किसी के भी द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मैनेजर्स के द्वारा बनाए गए जितने भी प्लान्स हैं, जितनी भी प्लॉटिंग करके रखी हुई है उन्होंने, उस पर्टिकुलर प्लान्स, उन पर्टिकुलर प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने में हम क्या करते हैं, मदद करते हैं. अभी तक जो भी ख्याली पुलाव चल रहे थे, जो कि पेपर्स पे चल रहे थे, दिमाग में चल रहे थे, उनको आपने रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया. सो ये है हमारा क्या, डायरेक्टिंग का एक इम्पॉर्टेंस. आपने वो 3D पेन्स देखे हैं? आई एम श्योर सुना ज़रूर होगा कि ऐसे कुछ पेन्स आए हैं, जैसे ये नॉर्मल पेन है, ठीक है. वो क्या करते हैं, आप उसको ऐसे चलाओगे ना, ऐसे चलाओगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, आपके सामने रियलिटी में एक स्टार बन के आ जाएगा. अभी जैसे ये पेन है, मैं इससे ये ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट ये रियलिटी में तो कुछ नहीं है ना. लेकिन 3D पेन से जब आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हो तो वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, एक प्रोडक्ट बन जाती है. अगर आपने नहीं सुना या नहीं देखा, गूगल कीजिए इसे, फटाफट गूगल कीजिए, क्योंकि ये हमारा भविष्य है. एक टाइम पे हम सोचा करते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है. वो इफ़ यू रिमेंबर, बचपन में हम एक सीरियल देखते थे वो, जिसमें एक पेंसिल रहती थी, उससे हम ड्रॉ करते थे तो कुछ रियलिटी में आ जाता था. शाका लाका बूम बूम. उसमें क्या होता था, वो एक जो लड़का था उसके पास एक पेंसिल थी, बहुत क्यूट सी दिखती थी, उसकी बहुत सारी कॉपीज़ भी मार्केट में आया करती थी और बहुत बच्चे प्रेफर करते थे उसको ख़रीदना. उस बच्चे को क्या था, वो बच्चा उस पेंसिल से जो भी ड्रॉ करता था वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता था. 3D पेन्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं. वो कुछ ज़्यादा ही था, वो ज़्यादा मैजिकल था कि वो इंसान ड्रॉ करता था तो इंसान प्रकट हो जाते थे. यहाँ पे वैसा नहीं होता, लेकिन 3D पेन से आप जो भी बनाते हैं वो रियलिटी में आ ज़रूर जाता है. अगर आपने किसी ह्यूमन बीइंग की स्ट्रक्चर बनाई है पूरी, तो वो बिल्कुल स्ट्रक्चर बन जाएगी. आप उसे देख सकते हो, आप उसे फील कर सकते हो, आप उसे हाथ लगा सकते हो. नहीं सुना है तो प्लीज़ सुनिए और देखिए इस पर्टिकुलर चीज़ को गूगल करके, 3D पेन्स करके लिखा होता है, तो वो सर्च कीजिए, ठीक है. तो ऐसे ही डायरेक्टिंग करती है कि अभी तक आपने जो सोचा था, आपके दिमाग में जो था, वो 3D पेन की मदद से, डायरेक्टिंग की मदद से आपने रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है. फिर है टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स. डायरेक्टिंग की मदद से जो एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे थे, आप उन्हें कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करते हैं. मतलब अभी तक लोग परफॉर्म कर रहे थे, सब अपने अपने लेवल पे परफॉर्म कर रहे थे, सब अपना अलग अलग कर रहे थे. आपने उन सारे लेवल्स को कंबाइन करके एक कॉमन पाथ दे दिया, जिससे आप ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव करेंगे. फिर है मीन्स ऑफ मोटिवेशन. ऑब्वियसली डायरेक्टिंग का एक बहुत बड़ा फीचर है मोटिवेट करना लोगों को. तो कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग का इम्पोर्टेंस भी यहीं से समझ में आता है कि भाई हम वो लोग जो कि अक चुके हैं काम करते करते, जो परेशान हो चुके हैं काम करते करते, उन्हें कहीं ना कहीं मौका दे रहे हैं कि भैया तुम क्या करो और बेहतर परफॉर्म करो और तुम कर सकते हो. और यहाँ से उनके बीच में वो एंथुजियाज्म आएगा जो कि कहीं ना कहीं वो लैक कर रहे थे. फिर है ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये बोलते हैं
ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लाने का काम भी क्या करती है, डायरेक्टिंग करती है। कैसे करेगी वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये बोल रहा है कि डायरेक्टिंग से हम एक ऑर्गेनाइजेशन में जो इनस्टेबिलिटी थी उसको रिमूव करके एक स्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर टू फैसिलिटेट चेंज, भैया जितने भी चेंजेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, उनसे कहीं ना कहीं लड़ने में मदद करती है डायरेक्टिंग। मान लीजिए कोई नया एम्प्लॉय आया है, ठीक है, अब ये बाहर से अंदर आया है तो बहुत सारे बाहर की चीज़ें अंदर लाया होगा, बहुत सारे चेंजेस होंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन अगर सुपीरियर सही टाइम पे सबऑर्डिनेट को मोटिवेट कर दे, उसको सही डायरेक्शन में लीड कर दे, तो ऐसे सिनेरियो में वो चेंज से आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। सो ये था ब्रीफ में इम्पोर्टेंस किसका, डायरेक्टिंग का। अब हम एक एक करके हर एक पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है हमारा टू इनिशिएट एक्शन। ओके, सो ये पॉइंट क्या बोलता है, इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। आप हैं एक क्लास में, ठीक है, ये आपकी क्लास टीचर है और ये आप सब हैं। अब देखिए, नोट्स बनाना, होमवर्क लेके जाके और कंप्लीट करना, क्लास वर्क को रिवाइज करना, ये सब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के, नॉर्मल स्टूडेंट के काम होते हैं। क्या क्या काम होते हैं, नोट्स बनाना, जो भी आपने पढ़ा है उसको नोट्स में कन्वर्ट करना सो दैट पेपर में वो मदद करे, होमवर्क करके आना, क्लास वर्क को रिवाइज करना घर पे जाके, और एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी करना। एक और चीज़ ऐड कर देते हैं। सो ये सारे किसके काम होते हैं, स्टूडेंट्स के काम होते हैं। बट मुझे ऑनेस्टली बताइएगा, कितने लोग ये काम खुद से करते हैं? कितने लोग सेल्फ स्टडी, होमवर्क कंप्लीट करना, क्लास वर्क रिवाइज करना, नोट्स बनाना खुद से करते हैं? खुद से मतलब ये नहीं है कि दूसरे आपके बिहाफ पे करके जाते हैं, खुद से मतलब बिना किसी के बोले हुए। आई एम प्रिटी श्योर आउट ऑफ दीज स्टूडेंट्स 10% सिर्फ ऐसे होंगे जो ये सब काम खुद से करते होंगे। 10% भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। जनरली बच्चे वेट करते हैं कि टीचर उन्हें ये काम दे तब वो करेंगे। जब टीचर बोलती है कि मैं कल होमवर्क चेक करूँगी, तभी मैक्सिमम लोग होमवर्क करके आते हैं। अगर टीचर ये बात बोले ही नहीं, वो बोले ही नहीं कि मैं होमवर्क चेक करूँगी, तो आई एम प्रिटी श्योर 1-2 के अलावा कोई बच्चा होमवर्क कंप्लीट नहीं करके आएगा। तब आपको एक्स्ट्रा एक्सक्यूजेस भी याद आ जाते हैं कि मेरे को वहाँ जाना था, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये वो सब करना है। लेकिन अगर टीचर एक बार स्ट्रिक्टली बोल दे कि बेटा करके आना वरना तुम्हें क्लास में एंट्री नहीं दूंगी, तो 90% ऑफ द पीपल विल बी ऐसे जो होमवर्क करके आएंगे। दूसरा, नोट्स बनाना हर स्टूडेंट का काम होता है, लेकिन बिना टीचर के बोले हुए कितने लोग नोट्स बनाते हैं? आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं बार बार आपको बोलती हूँ राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, फिर भी बहुत कम ही लोग होते हैं जो राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सुपरविजन नहीं रख सकती, मैं देख नहीं सकती कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि जनरली जो लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो वेट करते हैं कि उनका सुपीरियर उनको इंस्ट्रक्शन दे। जब तक उनका सुपीरियर उनको इंस्ट्रक्शन नहीं देता है तब तक वो काम नहीं करते हैं। और डायरेक्टिंग में हम यही इंश्योर करते हैं कि सुपीरियर सही टाइम पे सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दे दे। आपको नोट्स बनाने हैं ये आपको पता है, लेकिन जब तक टीचर नहीं बोलेगा कि नोट्स बना के आना, मैं कल नोटबुक चेक करूंगी तुम्हारी, तब तक आप नहीं बनाएंगे। जब तक टीचर ये ना बोले कि कल मैं टेस्ट लूंगी उस चीज़ का जो मैंने आज पढ़ाया है, तब तक आप क्लासरूम में जो करवाया है वो रिवाइज नहीं करेंगे। और सेल्फ स्टडी तो आप
भूल ही जाइए, पेपर के बिना हम कभी सेल्फ स्टडी नहीं करते। बहुत ही लिमिटेड लोग होते हैं जिनको लोग एक्चुअली नर्डी बोलते हैं। अगर कोई इंसान हमें पेपर के अलावा कभी पढ़ता हुआ दिखाई दे देता है, मतलब क्लासरूम में होता है ना, एक ऐसा बच्चा होता है जो हमेशा पढ़ रहा होता है, ब्रेक हो जाए या फिर टीचर नहीं आए हैं, सब्स्टिट्यूट पीरियड है, लाइब्रेरी में गए हैं, कहीं पे भी देखिएगा वो बच्चा पढ़ता हुआ ही दिखाई देता है। इवन कई बच्चे तो इतने वो होते हैं कि वो बसेस में भी पढ़ते हैं, जब सुबह आ रहे होते हैं, घर जा रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों का लोग यूजुअली मजाक बनाते हैं, लेकिन ऐसे लोग होते बहुत लिमिटेड ही हैं, जो खुद से काम कर रहे हैं, जो खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बिना आउटसाइड मोटिवेशन के, बिना आउटसाइड डायरेक्टिंग के। मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो वेट करते हैं कि हमें पहले कहीं से डायरेक्शन मिले, चाहे वो मम्मी पापा से मिले, चाहे वो टीचर से मिले, चाहे वो प्रिंसिपल से मिले या ट्यूशन टीचर से मिले। यहाँ यही चीज़ लिखी हुई है कि द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्क only when they get instructions and direction from their superior। ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ तभी काम करना शुरू करते हैं जब उनको उनके सुपीरियर से इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं या डायरेक्शंस मिलती हैं। In directing function, the superiors direct the action of employees towards the predetermined goals। सुपीरियर्स आपके एक्शन को प्रीडिटर्मिन्ड गोल्स के पास ले जाने का काम करते हैं। आज आप यहाँ स्टैंड करते हैं, सुपीरियर इंश्योर करते हैं आप ये गोल्स तक पहुँचे। If the directing function is executed successfully, then the results in unity of direction and achievement of organizational goal। अगर जो आपने डायरेक्टिंग की है वो सही में रिजल्ट करे, मतलब वो सक्सेसफुल हो जाए, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जा सकता है। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल to initiate action is an importance of what? Directing function। So ये था हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंस, जिसमें हम बोलते हैं कि भैया डायरेक्टिंग अगर आपने अच्छे से कर लिया तो जो चीज़ें अभी तक दिमाग में थी वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगी। जहाँ आप पहुँचना चाहते थे आप वाकई में वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब आ जाए हमारा सेकेंड इम्पॉर्टेंस, जिसका नाम है टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स। तो इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स को हम इस तरह से समझेंगे कि देखिए, इमेजिन कीजिए कोई स्पोर्ट्स क्लस्टर है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्कूल में स्पोर्ट्स क्लस्टर होने वाला है, जिसमें हमने अलग अलग स्कूल के स्पोर्ट्समैन्स को बुलाया है और अलग अलग तरह के स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, जैसे कि फुटबॉल, ठीक है, कराटे, कबड्डी, क्रिकेट या फिर खो खो। अब खो खो अगर आपको नहीं पता है कौन सा वो होता है तो गूगल कर सकते हैं आप, बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार वो रहता है ये। तो ये सारी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। ओके, चलिए ग्रेट। अब आप मुझे बताइए, ये अलग अलग फील्ड्स हैं, ये अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, इसमें अलग इंसान खेल रहे होंगे, इसमें अलग खेल रहे होंगे, इसमें अलग खेल रहे होंगे, इसमें अलग और इसमें अलग, राइट। जो टीम बेस्ट क्रिकेट खेलती होगी आप उसे भेजेंगे क्लस्टर में। जो इन टीम कबड्डी सबसे अच्छी खेलती होगी आप उसे भेजेंगे क्लस्टर में। जो इंसान कराटे अच्छे से करता होगा उसे आप भेजेंगे क्लस्टर में। अगेन जो टीम सबसे अच्छी फुटबॉल खेलती होगी उसको आप भेजेंगे क्लस्टर में। एंड अगेन खो खो भी एक टीम एक्टिविटी ही होती है तो क्लस्टर में भेजो। यहाँ पे आपने जो टीम यूज़ की है या चूज़ की है या इंसान चूज़ किए हैं, आप उन्हें डायरेक्ट करेंगे, आप उन्हें मोटिवेट करेंगे, आप उन्हें लीड करेंगे। चलिए, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं डायरेक्टिंग में। अब आप मुझे बताइए, जब आप इन सब को अलग अलग टाइप से, अलग अलग वे से, अलग अलग लेवल से मोटिवेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, तो आप लास्टली चाह क्या रहे हो? माय क्वेश्चन इज
कि आपका अल्टीमेट गोल है क्या इन लोगों को खिलाने में या इनको मोटिवेट करने में। स्कूल की तारीफ, स्कूल जीते हमारा, यही चाहते हैं। अगर ये लोग एज टीम्स जीतेंगे तो ये इंडिविजुअल्स का नाम नहीं होगा, नाम होगा स्कूल का। फिर से ये सारी टीम्स जो जीती हैं ये डीपीएस की थी, तो नाम किसका होगा कि डीपीएस स्कूल की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत अच्छी चल रही हैं। यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ से आप ये समझ रहे हैं कि ये इंडिविजुअल लोग थे जिनके एफर्ट्स को आपने डायरेक्ट किया है, जिससे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल गोल कंप्लीट हो रहा है। अगर यहीं पे हम इसे ऑर्गेनाइजेशन बोल दें तो यहाँ पे अलग अलग लोग थे, कोई टॉप लेवल वाला था, कोई मिडिल लेवल वाला था, कोई लोअर लेवल वाला था। ये सारे लोगों को आपने डायरेक्ट किया ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को आप क्या कर सकें, अचीव कर सकें। सो यहाँ पे अगर हम किसी भी टीम को मोटिवेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, लीड करते हैं, तो उससे अल्टीमेटली आपके स्कूल को ही फायदा मिलेगा, उसी का ही नाम होगा। न्यूज़पेपर में जब आएगा तो ये नहीं आएगा कि आदित्य श्रीवास्तव ने ये जीता, उसमें आएगा आदित्य श्रीवास्तव ऑफ डीपीएस स्कूल वन दिस गेम, या फिर क्रिकेट टीम ऑफ डीपीएस वन दैट पर्टिकुलर मैच। तो ऐसे लिखा जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो रहा है क्योंकि अल्टीमेटली आप स्कूल की प्रमोशन करना चाहते थे, स्कूल की एक्टिविटीज के बारे में बताना चाहते थे कि स्कूल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वापस आ जाइए, यहाँ ये बोलते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स एंड इन डिफरेंट जॉब पोजिशंस। एक ही ऑफिस में हर एक इंसान अलग अलग लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है। द एम्प्लॉयज में डिफर इन देयर लेवल्स ऑफ अथॉरिटी एंड द टाइप ऑफ जॉब असाइन। हर एक इंसान की अथॉरिटी डिफरेंट हो सकती है। ये तो नहीं होता ऑफिस में कि सारे लोग एक ही अथॉरिटी में, ऐसे तो काम चल ही नहीं पाएगा। तो हर एक इंसान की अथॉरिटी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, और उसको दिए जाने वाला काम भी डिफरेंट हो सकता है, जो जॉब उन्हें असाइन की गई है वो भी डिफरेंट हो सकती है। बट ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। बट सारे की सारी एक्टिविटीज़ क्या हैं, इंटर रिलेटेड हैं, एज दे आर द पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं। When the employees are working at different levels, then their efforts are integrated and they coordinate with the help of directing function as while issuing instruction, the continuity of the work can be maintained. ये बोलते हैं जब इंसान अलग अलग लेवल्स पे काम कर रहे होते हैं तो डायरेक्टिंग की मदद से उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर दिया जाता है। इट्स लाइक अ फैन जो कि बाकी सारी चीज़ों को मिक्स कर रहा है और फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ लेके जा रहा है। सो दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन, जिसमें हम एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं। एंड नाउ इट्स लाइक थर्ड पॉइंट विच सेज मीन्स ऑफ मोटिवेशन। ओके, ये पॉइंट क्या बोलता है, अब देखिए वापस से चलते हैं हम इस तरफ। मुझे इस बोर्ड पे लिखना बहुत पसंद आता है, बहुत मज़ा आता है। ओके, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और उनके साथ एक बच्चा ये भी है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड है। ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा सैड है। उसके सैड होने के बहुत अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसकी फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं, उसके पापा मम्मी का डिवोर्स हो रहा है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, और 100 चीज़ें और हो सकती हैं, ठीक है। अब टीचर ने क्लास में सब स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दी है कि आप इस तरह से परफॉर्म करेंगे।
टीचर ने क्लास में सब स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दी है कि आप इस तरह से परफॉर्म करेंगे, आपको इतने घंटे बैठना है पढ़ने के लिए और आपको ऐसा करना है वैसा करना है। अब आप मुझे बताइए, क्या टीचर की ड्यूटी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि मैंने तुम्हें अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन दे दिया, अब रेस्ट इज़ अप टू यू, तुम्हें जो करना है तुम करो, जैसे करना है करो? क्या ऐसा होता है? ऑब्वियसली नहीं। डायरेक्टिंग में ये बोलते हैं कि जब आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, एट द सेम टाइम ये भी इंश्योर किया जाता है कि आपको सही पाथ दिखाने के अलावा आपके ऊपर नज़र रखी जाए, आपको मॉनिटर किया जाए, सुपरवाइज किया जाए। अब टीचर ने देखा कि बाकी सब तो अच्छे कंसंट्रेशन से पढ़ रहे थे, लेकिन ये बच्चा जो था सुपरविजन में समझ में आया कि ये अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा था, ये कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तो क्या आप उसे देख के अनदेखा कर देंगे? क्या टीचर ने देख लिया कि ये बच्चे को कुछ इश्यूज हैं, ये क्लास में भी बहुत ऐसा सैड सा बैठा रहता है और ये कंसंट्रेट भी अच्छे से नहीं करता, टीचर ने ये देख लिया, उसके बावजूद कुछ नहीं किया? ऐसा होता है क्या कभी? जब भी टीचर देखता है ना क्लास में कोई बच्चा एक्स्ट्रा चुप है, वो इंडिविजुअली उनको बुला के पूछते हैं कि भैया कोई दिक्कत है क्या, कोई ऐसी प्रॉब्लम है क्या? ये सब क्यों करते हैं टीचर? क्योंकि टीचर्स को पता है कि वो ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हैं और उन्हें इन्फ्लुएंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अब टीचर ने देखा कि भैया ये बहुत सैड है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो टीचर ने बोला बेटा 2 मिनट मेरे साथ आना स्टाफ रूम में। अब टीचर और स्टूडेंट दोनों स्टाफ रूम में बैठे हुए हैं, दोनों बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने टीचर छोटी ड्रॉ की है क्योंकि यहाँ से छोटा छोटा लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये सिनेरियो हो गया क्लासरूम तक का और ये हो गया हमारे स्टाफ रूम में। स्टाफ रूम में टीचर ने इनसे पूछा कि बेटा क्या हो गया, कोई तकलीफ़ है? बिकॉज मैं बहुत दिन से देख रही हूँ तुम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तुम क्लास में कॉन्सेंट्रेट भी नहीं करते हो, साथ साथ से नीचे मुंडी करके बैठे रहते हो। तो इसने रोते हुए बताया कि मैम मेरे यहाँ पे ये इश्यूज़ हैं और मैं एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी टीचर की ड्यूटी ख़त्म नहीं होगी कि मैंने अपनी तरफ से पूछ लिया मेरा काम ख़त्म हो गया। नो, वो इसे हर पॉसिबल कोशिश करके मोटिवेट करने की कोशिश करेगी। ये उसे बोलेगी कि मैं मानती हूँ तुम्हारे घर में प्रॉब्लम चल रही है, पर मुझे बताओ क्या ये 10th क्लास के बोझ तुम्हारा लाइफ में दोबारा आएंगे? हो सकता है तुम्हारे यहाँ पे घर पे जो प्रॉब्लम चल रही है वो टेम्परेरी नेचर की है और वो एक बार फिक्स हो जाए, बट एक बार 10th में तुमने जो रिजल्ट ला दिया वो कभी चेंज नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्या तुम चाहते हो तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें लेके और झगड़ा करे? ऑब्वियसली नहीं, बच्चा तो यही बोलेगा ना। क्या तुम चाहते हो तुम कोई अच्छी न्यूज़ दे के घर का माहौल अच्छा कर सको? तो ये बोलेगा हाँ मैम बिल्कुल चाहता हूँ। तो इस तरह से टीचर ने उसको क्या किया, मोटिवेट करने की कोशिश की कि भैया तुम ये सारी चीज़ों पे भी ध्यान दो, तुम अभी सिर्फ नेगेटिव साइड पे ध्यान दे रहे हो, थोड़ा बहुत आप पॉजिटिव साइड पे भी ध्यान दो, तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या मिस कर रहे हो। जब इसने ये सारी बातें सुनी, इसने बोला ठीक है टीचर, आज से मैं भी कंसंट्रेट करूँगा, मैं चाहता हूँ मेरा अच्छा रिजल्ट मेरे घर का माहौल बदल दे, मेरे पेरेंट्स का डिसीज़न शायद चेंज हो जाए इसकी वजह से। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ ये बोलते हैं कि डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि इंस्ट्रक्शन दे के छोड़ दो, ना ही सिर्फ इतना होता है कि सुपरविजन रखो, देखो कौन क्या कर रहा है, ना ही सिर्फ इतना होता है कि प्रॉब्लम जान लो लोगों की, लेकिन डायरेक्टिंग में हम इंसान को, सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट भी करते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद हम उसे मोटिवेट करेंगे, उसे इनकरेज करेंगे, उसे ऐसे अट्रैक्टिव ऑप्शंस देंगे कि भैया उसका मन ही बदल जाए कि हाँ मुझे तो वो काम करना है और एफिशिएंटली ही करना है। सो इट सेज directing function does not mean giving orders only, but through direction and instructions the superior try to motivate the employees to perform their best ability. आप चाहते हो एम्प्लॉयज़ अपनी एबिलिटी बेस्ट वे में प्रेजेंट करें, उसके लिए आप उन्हें मोटिवेट करोगे। मोटिवेटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। ये कोई छोटा मोटा एलिमेंट नहीं है डायरेक्टिंग का, बहुत मेजर एलिमेंट है। मोटिवेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है इन डायरेक्टिंग।
Directing functions develop the feeling of belongingness and encourages employees to perform to their best ability. डायरेक्टिंग से हम ये इंश्योर करते हैं कि इंसान को लगे कि वो उस पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में उसकी कुछ वैल्यू है. इससे क्या होगा, वो अपना बेस्ट देने में क्या होगा, तत्पर खड़ा रहेगा. सो इस वजह से भी आप क्या करते हैं, डायरेक्ट, इस वजह से भी आप क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं. सो दिस वाज अनदर इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है, इट सेज द डायरेक्टिंग फंक्शन ट्राइज टू क्रिएट बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. डायरेक्टिंग से हम कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं. किस तरह से वो मैंने आपको बोला था, हम बाद में पता लगाएंगे. तो अभी पता लगाते हैं कैसे. इट सेज generally when the employees are working at different levels they develop different attitudes and the balance between their attitudes is the made by directing function. Example समझते हैं. For example, the salesman may insist on reduction of price to get more orders, whereas the high officials are against the reduction as it will bring down or reduce the total revenue. बहुत सही बात. The directing function tries to balance both the attitudes by instructing and guiding the salesperson to find out other means and ways to increase sales. यहाँ क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं. सो ये है आपकी कंपनी का सेल्समैन. जब ये लोगों को प्रोडक्ट बेच रहा था, ही रियलाइज वन थिंग कि इनके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है ना, इनके प्रोडक्ट का जो प्राइस एक्चुअली आई शुड से, वो बहुत ज़्यादा है. लोग जनरली वो चीज़ 800 में ख़रीद लेते, लेकिन क्योंकि वो 1000 का है तो लोग ज़्यादा नहीं खरीद रहे हैं. मतलब ये सेल्समैन है आपकी कंपनी का जो एक प्रोडक्ट बेच रहा है जो कि 1000 रुपये का है, और इसका ये मानना है कि जब भी लोग इसके पास आते हैं ख़रीदने के लिए तो वो जनरली ये बोल के वापस चले जाते हैं कि थोड़ा महंगा है, 800-700 तक का होता तो मैं ख़रीद लेता या मैं ख़रीद लेती. तो इसको ये बात समझ में आए कि अगर इस प्रोडक्ट की कीमत हम 800 रुपये कर दें तो हमारी सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी. इसने यही पर्टिकुलर प्रपोजल कंपनी के सामने रखा. इसने कंपनी को बोला कि सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दें तो इसकी सेल्स काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएंगी. चलिए, ये अपनी तरफ से सही बात बोल रहा था, लेकिन टॉप ऑफिशियल्स को लगा कि हम हर प्रोडक्ट में 200 रुपये कम कर देंगे तो हम क्या कमाएंगे. 700 रुपये में तो वो प्रोडक्ट बन रहा है, 700 तो उसकी कॉस्ट है, उसके ऊपर हम अगर 300 भी ना कमाएं और सिर्फ 100 रुपये कमाएं तो क्या सेंस बनेगा इतनी मेहनत करने का. मतलब 700 का प्रोडक्ट है, अभी हम उसके ऊपर 300 कमा रहे हैं, तो 700 के प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपये कमाने का क्या सेंस बनेगा. मतलब हमारी तो इतनी मेहनत और रिजल्ट रिवेन्यू कुछ भी नहीं. तो कंपनी को ये पर्टिकुलर प्रपोजल, मतलब टॉप ऑफिशियल्स को ये पर्टिकुलर प्रपोजल अच्छा नहीं लगा. सेल्समैन क्या बोल रहा है, प्राइस डिक्रीज करने को बोल रहा है, टॉप ऑफिशियल बोल रहे हैं प्राइस डिक्रीज किया तो रिवेन्यू भी कम होंगे जिसके फेवर में हम नहीं हैं. ऐसे सिनेरियो में अब आप यहाँ पे देखिए दो अलग अलग एटीट्यूड चल रहे हैं. जब ऐसा होता है कंपनी में तो इंस्टेबिलिटी आती है. इसको लगता है मैं सही हूँ, इनको लगता है मैं सही हूँ, और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है कि मेरी बात से अग्री नहीं कर रहा, ये हमारी बात सुन नहीं रहा है. ऐसे एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा. कोल्ड वॉर का मतलब होता है जो एक्चुअली मारे पीटी में ना रिजल्ट करे, वो कहीं ना कहीं आशंका लगा के रखे कि लड़ाई हो सकती है, लड़ाई हो सकती है. जैसे याद है ना हिस्ट्री में हुआ था यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, बिल्कुल वैसा ही. ये बोलते हैं डायरेक्टिंग से हम इस चीज़ को कैसे हटाएंगे. हम सेल्समैन को समझाएंगे, गाइड करेंगे, लीड करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, जिससे थोड़ा सा उसका माइंडसेट चेंज हो जाए, और हम उसे बोलेंगे कि कुछ ऐसे ऑप्शंस ढूंढ के आओ जिससे वाकई में सेल्स इंक्रीज हो जाए और हमें रेवेन्यू भी कम नहीं करना पड़े. सो बेसिकली सेल्समैन को डायरेक्शन दी गई कि आप
डिफरेंट वे ढूंढ के आइए जिससे हमें सेल्स भी डिक्रीज ना करने, रेवेन्यू भी डिक्रीज ना करना पड़े और हमारी सेल्स भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अब जब हम ऐसा समझा देंगे सेल्समैन को, वो समझ भी जाएगा, हम ये एक्सपेक्ट करें वो समझ जाएगा, तो वो समझ भी जाएगा, तो वो जो इंस्टेबिलिटी आई थी ना, वो कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन आई थी ना, वो खत्म हो जाएगी। अब सब इवन पॉइंट पे हैं, अब सब नॉर्मल है, क्योंकि भैया हमें जो चाहिए था हमें मिल गया, उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया, ठीक है। तो डायरेक्टिंग कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जो इंस्टेबिलिटी कभी कभी आ जाती है, अलग अलग एटीट्यूड होने के कारण लोगों के एट डिफरेंट पोजीशन, उसको भी ख़त्म करती है। एटीट्यूड अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि आप डिफरेंट पोजीशन से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट माइंडसेट से होते हैं, इस वजह से इंस्टेबिलिटी आती है ऑर्गेनाइजेशन में, और उसको ख़त्म किया जा सकता है किससे? डायरेक्टिंग से। अब हम देखते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंस, दैट इज टू फैसिलिटेट चेंज। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कोविड-19 का। कोविड-19 आया, स्टूडेंट्स बहुत खुश कि स्कूल नहीं जाना पड़ रहा, घर पे रिलैक्स कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पर साथ ही साथ एक डर लगा हुआ था कि जो इतना सारा सिलेबस है उसको कंप्लीट कैसे करें। अब सीबीएसई को समझ में आया कि बच्चे डर रहे हैं, तो सीबीएसई ने बोला कि भैया क्यों ना हम थोड़ा सा इनका सिलेबस कम कर दें। तो सीबीएसई ने आपका 70% सिलेबस रखा और बाकी 30 रिमूव कर दिया। कुछ चैप्टर्स हटा दिए ऑल टुगेदर, कुछ टॉपिक्स हटा दिए जो नॉन इम्पॉर्टेंट थे या फिर इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थे। तो उन सब चीज़ों के चलते हुए आपका सिलेबस रह गया 70%। बट ऐसे सिनेरियो में स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा एक अनरेस्ट वाली पोजीशन थी, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन से चैप्टर हटे हैं, क्या हुआ है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अब क्या करना है, कुछ भी नहीं पता था क्योंकि क्लासेस लग नहीं रही थी। यहाँ पे रोल स्टार्ट होता है डायरेक्टिंग का, और वो डायरेक्टिंग कौन करेगा? आपका टीचर करेगा। यहाँ वो टीचर आपको बताएगा कि भैया देखिए, क्योंकि 70% सिलेबस ही रह गया है, तो जो 30 था उसमें ये चैप्टर्स हट चुके हैं, फिर इन चैप्टर्स में से ये टॉपिक्स हट चुके हैं। यहाँ पे आपको सही टाइम पे सही इंस्ट्रक्शन देके ये समझाना कि भैया क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, एंड एट द सेम टाइम आपको मोटिवेट करना कि कोविड-19 की सिचुएशन में आप कैसे पढ़ सकें, इज नथिंग बट डायरेक्टिंग। अब अगर इसे थोड़ा इन डेप्थ में समझो तो यहाँ हुआ क्या? यहाँ पे आया एक मेजर चेंज कोविड-19 के चलते हुए या सिलेबस रिडक्शन के चलते हुए, और उस मेजर चेंज को हमने हैंडल कैसे किया? सही टाइम पे डायरेक्टिंग प्रोवाइड करके, सही टाइम पे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करके। सो जितने भी मेजर चेंजेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके साथ आप डील तभी कर सकते हैं अगर आप सही टाइम पे अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट कर दें, चाहे वो किसी भी वे से करें, क्योंकि ऑब्वियसली डायरेक्टिंग के बाद अलग अलग वेज होते हैं, तो किसी भी वे से कीजिए, लेकिन अगर आप उन्हें डायरेक्ट कर दें तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर चेंज से आप अपने लोगों को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। आइए यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, जनरली द एम्प्लॉयज़ hesitate in accepting the changes, but through directing function the changes can be implemented more easily, as while giving directions the superior guide the subordinates that the changes are better for them also। अब यहाँ पे टीचर आपको एक और लाइन बोलेगा कि बेटा ये सिलेबस रिडक्शन आप ही के लिए हुआ है, आपकी क्लासेस लगी नहीं इनिशियली, अब ऑनलाइन चल रही हैं, इतना अच्छे से सब कुछ हो नहीं पाता है, तो ऐसे सिनेरियो में आप इतना वास्ट सिलेबस कैसे कवर करते? तो इसी के कारण ही तो 70% सिलेबस हुआ है। तो वट एवर चेंज इज हैपनिंग, इट्स हैपनिंग फॉर योर ओन गुड। जो भी चेंजेस हो रहे हैं ये तुम्हारी भलाई के लिए ही हो रहे हैं। जब पेरेंट्स किसी स्टूडेंट को, किसी चाइल्ड को बोर्डिंग स्कूल भेजते हैं, उस टाइम पे उस बच्चे को समझ नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और वो बहुत ही ज़्यादा रोता चिल्लाता है, लेकिन पेरेंट्स बोलते हैं ना कि बेटा हम तुम्हारी ही भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं।
जब छोटी क्लास में जब हम होते थे और स्कूल हमारी मॉम हमें छोड़ के आते थे अकेले, तो हम कैसे रोते थे, बट उस टाइम पे भी हमारे पेरेंट्स यही बोलते हैं कि बेटा जो भी हो रहा है तुम्हारी भलाई के लिए ही हो रहा है, तो वट एवर चेंज इज हैपनिंग इट्स हैपनिंग फॉर योर ओन गुड। ये आपको सही टाइम पे समझाना डायरेक्टिंग का पार्ट है। फिर दे से फॉर एग्जाम्पल when the company is planning to computerize working, generally the employees hesitate to accept it as they are not aware of the technology। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कंपनी थी, आज तक वहाँ पे हाथ से काम हो रहा था, पेपर पे काम हो रहा था, बट एकदम से वो कंप्यूटराइजेशन लाना चाहते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में एम्प्लॉयज़ को समझाया जा रहा है कि बेटा अभी तक जो कैलकुलेशन तुम 1000 + 2000 कैलकुलेटर पे करते थे, तुम पीसी में बस लिखोगे और वो तुम्हें कैलकुलेट करके दे देगा, तुम्हारा वर्कलोड कम हो रहा है। तो ये जो भी चेंज आ रहा है टेक्नोलॉजी में वो तुम्हारे बेनिफिट के लिए ही आ रहा है। But when it directing function, the employees are guided that through change they will also be updated as they will have chance of learning new technology which will increase their value in the market. So through proper guidance the employees readily and happily accept changes। तो ये बोलते हैं कि भैया जो भी चेंज आ रहा है उसकी वजह से आप नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे जिसमें मार्केट वैल्यू आप ही की बढ़ेगी, मतलब बीइंग एन एम्प्लॉय आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक आपको हिसाब किताब करना आता था पेपर पे, लेकिन अब आपको हिसाब किताब करना आएगा कंप्यूटर पे। सो इससे कहीं ना कहीं आप ही की लाइफ में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज आएगा। सो कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। सो अगर मैं आपको रिवाइज कराऊँ तो हमने पढ़ा डायरेक्टिंग की इम्पॉर्टेंस इन डिफरेंट सिनेरियोज, और यहाँ पे ख़त्म होती हैं वो सारी इम्पॉर्टेंस। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ और चीज़ें, कुछ और फैक्ट्स अबाउट डायरेक्टिंग, बट हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड टिल देन। एंड अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, जैसे ही हम उन्हें देखेंगे हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे ASAP। सो डोंट ट्राई इट कि रिप्लाई नहीं कर रहे हो या ऐसा वैसा कुछ भी, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक प्रोवाइडेड है वहाँ से। प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो उसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।